Uh, Jai Hind, everyone. Hello. Today we are all gathered here to just see about the what is Azadi Ka Amrit Mahotsav. That is an initiative of an India government to give tributes to the soldiers and also to the freedom fighters, which the India has already have in our history, in our independence till history. So now we are just giving an initiative to implement it and also to invite all of us and all of our relatives and all of our persons to give them the tribute which we can. So now, the today we are the topic which we are going to study and which we are going to face is the Indian freedom struggle since 1857 to 1947, presented by myself Anush Tiwari, cadet NCC 55 Battalion, and my colleague Mansi Yadav. Mansi, I would like to introduce Mansi Yadav to just give info about themselves. Hello, Mansi. विकास के पथ पर भारत निरंतर बढ़ता जाता, 75 वर्षों की मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाता, याद कर शहादत वीरों की गर्व से है भर जाता, सहेजे अपनी संस्कृति को आजादी का महोत्सव मनाता, आजादी का महोत्सव मनाता. आई एम कैडेट मानसी यादव, corporal from 55 UPBN NCC, Kanpur, and my regimental number is UP 2020 SWA 461531. Let us first understand that what is आजादी का अमृत महोत्सव. तो क्या है ये आजादी का अमृत महोत्सव? किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वह अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है. भारत के पास गर्व करने के लिए समृद्ध ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का अथाह भंडार है. अपनी इसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना के साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया. आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा. Now I would like to call Anuj to tell more about the Indian freedom struggle. तो जैसा कि आप सबने सुना कि आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई एंड उसका क्या क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें योगदान रहा, ऐसे ही हम सबको भी इसके लिए अपनी योगदान जरूर देना चाहिए और जितना हो सके इसमें अपनी सहयोगदान सहायता जिस तरीके से, चाहे हम फिजिकली हो हम डिजिटली हो, हर तरीके से करना चाहिए. तो अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. द फर्स्ट एंड द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, दैट इज बहादुर शाह जफर. वो एक मुगल शासक थे और उन्होंने मुगल डायनेस्टी सबसे लास्ट रूलर वही माने जाते हैं. एंड उनके जन्म 28 सितंबर 1837 को हुआ था. और इनका रोल हमारे इंडियन फ्रीडम में था कि ये एक तरीके से क्लाइंट थे जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए विदाउट रियल अथॉरिटी. एंड इन्होंने इंडिया को बहुत सारे ऐसे चीजों से बचाया था अपने शासन में जो कि अंग्रेजों ने हमारे लिए खिलाफ यूज की थी, चाहे वो लूटमार हो या फिर किसी भी अलग तरीके का व्यक्तिगत उनका मामला हो, चाहे वो जाति धर्म से रिलेटेड. इसके बाद हमारी मुख्य भूमिका निभाई मंगल पांडे ने, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया. हमारी जैसे कि उस टाइम पे जो बुलेट्स यूज होती थी, जो गोलियां यूज होती थी, वो गाय के चमड़े की बनती थी और भारतीय संस्कृति के अनुसार गाय को हमारी माता के रूप में माना जाता है. तो मंगल पांडे ने इस चीज का विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की एंड उसको आगे जारी रखा. इसके साथ साथ हमारी जो मुख्य भूमिका निभाई वो थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई. इन्हें आज तक ऐसा कोई नहीं होगा पूरे भारतवर्ष में जो इन्हें ना जानता हो. रानी लक्ष्मीबाई ने वो युद्ध अपने बच्चे के साथ लेकर लड़ा जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक वीर गति प्राप्त की थी. और इन्होंने उस एक औरत होते हुए भी एक पुरुष से ज्यादा और एक पुरुष ज्यादा साहसी कार्य किया था. सो आज हम लोग इन सबके योगदानों को याद करते हुए हम अपनी आज की शाम इनके साथ समर्पित करते हैं. सो नाउ we would like to introduce the next topic, that is Indian freedom struggle, that is 1857 resolve. Mansi, please share your thoughts about the same. Hello, Mansi. Hello, am I audible? Hello. Hello, Maybe hello. 1857 रिजॉल्ट जो रिवॉल्ट था हमारा, जो कि हमारा
शुरुआत हुआ था, जहां से हमें पहली वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम बोल सकते हैं अपने भारतवर्ष की, जो कि हमारी शुरू हुई थी मेरठ में बाय इंडियन ट्रूप्स, जिन्हें हम लोग सिपाहीज भी कहते थे उस जमाने में, जो कि एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के ही थे। एंड वो स्प्रेड थे ऑल ओवर दिल्ली, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ। और इसी को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि प्रथम भारतीय युद्ध, प्रथम भारतीय इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स एंड ऑल। इसका जो हमारा बैकग्राउंड, यानी कि जिसकी इसकी शुरुआत हुई थी, वो 1820 से ही हो गई थी, जब कई सारे लोगों ने जब कई सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान देना शुरू किया था। कई सारे लोगों को ब्रिटिश सरकार की कई सारी चीजें बहुत ही गलत लगी थी। तो इसके साथ ही साथ जो इसका हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ, जिससे कि हमारे देश को इंडिपेंडेंस के लिए एक नई वो निकली, वो थी हमारी म्यूटिनी, दैट इज द सिपाही म्यूटिनी। और इसके साथ ही साथ जो हमारा इस एक्ट को लेके और सारी कई गवर्नमेंट एक्ट्स है, वो 1858 में आए, जिन्होंने हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज दैट ओवर द पावर्स इन हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ रूल इंडियन डायरेक्टली थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। जिसका मतलब ये होता है कि इस एक्ट के दौरान जो कई सारे रूल्स प्रूव हुए कि सब कुछ हमारे ब्रिटिशर्स के हाथों में जा रहा है और भारतीय संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था को नुकसानदेह कर रहा है। Now, our next topic is that is Government of India Act 1858. ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंस, इसमें हमें देखें तो हमारी जो इंडियन एक्ट्स हैं, वो हमारे तीन तरीके से पाए गए थे। पहला फेडरल, दूसरा प्रोविंशियल एंड तीसरा कंकरेंट। प्रोविंस फेडरल यानी कि जहाँ पे एक मिली जुली भगत, यानी कि जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया जाता। दूसरा प्रोविंशियल, जहाँ पे हमारा एक किसी खास कम्युनिटी के लोगों को हिस्सा लेके उनके बारे में सब समझाया था। एंड कॉन्करेंट, जिस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एक मिलिट्री रूल चलता था। इसके बाद हमारी शुरुआत हुई हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो हमारी उस समय की राजनीतिक पार्टी थी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और इसके साथ ही साथ हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसकी शुरुआत हमारी की थी एओ ह्यूम सर ने। एंड ही इज द known as the credit for the birth of Indian National Congress generally by the AO Hume. He is a British civil servant जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने ब्रिटिश होते हुए भी भारत के लिए ये पहला कदम उठाया था, ताकि भारत एक ओपन एंड भारत एक बहुत ही अच्छा राज्य बन सके, एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन सके भारत। एंड इसके साथ ही साथ इन्होंने इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, जिसके सोचते हुए इन्होंने कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फोर्सेस की भी स्थापना की थी। मिस्टर ह्यूम ने भाई कई जगह, सारी जगह घूम के कई सारे रिवॉल्यूशनरी एक्ट्स और उनके सिद्धांत किस तरीके से उनको हैंडल किया गया, इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की थी। और साथ ही साथ इन्होंने कई सारे नेशनल यूनियंस बनाए थे, जिससे कि इनको कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाने में सहायता मिली। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कई सारे एक्ट्स, कई सारी मूवमेंट्स, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, जिसे आजकल हम मुंबई बोलते हैं, महाराष्ट्र एंड कलकत्ता, इन सब जगह पे कई सारे ऑफिसेस बनाए एंड उसकी शुरुआत करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहा। बट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन ऑफिसर्स इन द सेम, इनको उस चीज को करने में सफलता नहीं मिली। और इसके बाद इन बंगाल 1843 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी फॉर्म हुई, which was founded by the Indian Association that is also under the British government. बट जो उसके हमारे मेन हेड थे, वो थे हमारे राजेंद्र मित्तल सर, रामपोल घोष, पित्र पित्राचंदी मतेर एंड हरीश चंद्र मुखर्जी। इन बॉम्बे बॉम्बे में इन लोगों ने मिलकर जगन्नाथ संकेत सर एंड दादा भाई नारोजी के साथ मिलकर इन लोगों ने इस गुट की शुरुआत की। और दिसंबर 1884 में जब एनुअल कन्वेंशन हुआ हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वहां पे इन लोगों ने इस बातों को रखा एंड इस चीज को बढ़ाने के लिए एक नया तरीके से, एक नए जज्बे के साथ इन्होंने उस चीज को शुरुआत की। और इसे हम लोग बोल सकते हैं कि जहां से हमारा एक नया बर्थ हुआ, इंडिया फॉर द इंडिपेंडेंस, जहां से हमारी शुरुआत हुई कि हम लोग को अंग्रेजों से लड़ना चाहिए और अपने देश की सुख समृद्धि के लिए, आजादी के लिए लड़ना चाहिए। Right from this place, the Indian National Congress plays a very important role in the history of the Indian uh, independence society. In 1885 to 1905, the Indian National Congress plays an important role to form a society which fight against the British for the India, for the people, and for the public.
इन सारे केसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने हमारी मुख्य भूमिका निभाई, उसके प्रोमिनेंट लीडर्स के सहायता से, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली थी, लेट अस स्पीक आउट लाइक मैन एंड प्रोक्लेम दैट वी आर लॉयल टू द बैकबोन। जिसका अर्थ ये होता है कि हम एक मैन की तरह, वी आर नॉट लाइक अ people who always needs a command to follow. We are the men who can generate a command, and we will help our nation to rebuild itself by providing a backbone from ourselves. So now let's introduce our next topic, that is about uh, the first of the movement that is started after the International Congress, that is Swadeshi movement. इस मूवमेंट की शुरुआत हमारी अगस्त 15 1906 में की थी बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, which was introduced by the Arduino Ghosh and Boisrody. इस मूवमेंट की बेसिकली शुरुआत की गई थी फॉरेन क्लोथ्स, सिगरेट्स, सोप एंड एनीथिंग जो कि आसानी से ब्रिटिशर्स के द्वारा अवेलेबल कराए जाते थे, उस चीज को त्याग करने को ही स्वदेशी मूवमेंट बोला गया था। इसमें हमें कॉटन के कपड़े, जो हम लोग का खादी का सामान उस टाइम पे प्रयोग होता था, भारत के द्वारा जो निर्मात किया जाता था, निजात किया था, उसका प्रयोग किया गया, और जितने भी फॉरेन के वस्तु एंड मटेरियल थे उन सबको बाइकआउट किया गया, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। एंड इसके साथ ही साथ इन लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अपने प्रोडक्ट्स को हटाने के लिए कई सारे डिमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट, इन सब का ही सामना करना पड़ा। इन 1905 लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में एंड उसके साथ ही हमारे सरदार अजीत सिंह, जिन्हें डिपोर्ट किया गया था पंजाब से इसी मूवमेंट के चलते, सेम 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को अरेस्ट किया गया एंड उन्हें 6 साल के लिए कारागार में डाला गया। एंड उसके बाद ऐसे ही कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, कई सारे लोगों को प्रिजन में डाला गया, जैसे कि आर्डुइनो घोष। एंड उन्होंने साथ ही साथ, आर्डुइनो घोष एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जान की फिक्र ना करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रिजन से, उस कारागृह से भी भागे, और उन्होंने पांडिचेरी जाके एक फ्रेंच कॉलोनी के साथ मिलके ब्रिटिशर्स को मारा, और उसके साथ ही साथ भारत की सुरक्षा एंड नई सेना प्रणाली की शुरुआत भी की। इसके साथ ही साथ हमारे कई सारे और भी आश्रम आर्डुइनो जी ने शुरू किए, जहाँ पे अलग तरीके के योद्धाओं को तैयार किया जाता था, और उसके साथ ही साथ उन लोग को कई सारी चीजों में सहायता भी की जाती थी, उनके परिवार की भी सहायता की जाती थी। साथ ही साथ उन्हें एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन भी पढ़ाई जाती थी, ताकि वो आगे चल के एक हमारे देश के लिए एक बैकबोन की तरह काम कर सके। और उसके बाद समय आया 1905, जहाँ पे हमारी शुरुआत हुई लॉर्ड कर्जन के रूल की, द वायसराय एंड द गवर्नमेंट जनरल लॉर्ड कर्जन इन 1905 इन बंगाल। ही उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लिए ताकि वो हमारी सभ्यता को नष्ट कर सके, बट उन्होंने कई सारे और भी स्टेप्स लिए, जैसे कि पार्टीशन क्रिएट किया ईस्टर्न बंगाल एंड असम में विथ इट्स कैपिटल ढाका एंड वेस्ट बंगाल। ऐसे कई तरीके के उन लोगों ने कई सारे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का हमारा रोल था कि डिवाइड एंड, उस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा विस्थापित किया, और अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में इसका विस्थापन किया। एंड इसके खिलाफ जो हमारी शुरुआत की बंगाल में, वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर सर, जिन्होंने अपने नॉबल लिटरेचर एंड राइटर, स्पोक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे गीत, ऐसे कहानियां, ऐसे नॉबल लिटरेचर्स लिखी, राइटर पोएम्स लिखी, जिन्होंने, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने उनकी बातों को सुनकर अपने देश के लिए लड़ना शुरू किया। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी इन बांग्ला, दैट इज बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुनः होयुग हे भगवान। दैट मीन्स मे द सॉइल ऑफ बंगाल, द वाटर एंड द एयर ऑफ बंगाल एंड बी हॉलोड। इसका अर्थ ये होता है कि चाहे वो बंगाल हो या पूरा भारतवर्ष, सब कुछ का जल, चाहे पानी, चाहे हवा, सब कुछ एक है, एंड हमें सबको मिलके, पूरे भारतवर्ष को एक साथ मिलके हर राज्य की सहायता करनी होगी, ताकि हम लोग एक इंडिपेंडेंट नेशन बन पाए। टैगोर सर ने एक और चीज अपने साथी लोगों के साथ मिलकर शुरू की। उन्होंने कई जगह जगह पे नुक्कड़ पे नाटक किए, गाने गाए, और ऑल्सो उन्होंने राखी, जो राखी हम लोग के हिंदू धर्म में एक भारतवर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, उसके शुरुआत की, ताकि जो सेना में या फिर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो युद्ध कर रहे थे, वो बहनें, वो माताएं, उनकी रक्षा करने के लिए उसका प्रयोग करें, उनको कलाई में बांधे, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, उनके पीछे कोई और है, जो कि एक तरीके से हमारा सिंबलाइज करता था यूनिटी, ब्रदरहुड। एंड एक तरीके से इसने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों को एकजुट करना और लोगों को एक साथ रखने का फैसला दिलाया।
In 1907, National Congress Party took a split with other members, that is Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, and Bal Gangadhar Tilak. Now, the Home Rule Movement. When Great Rule Movement, जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ तो ग्रेट ब्रिटेन हमारा इन्वॉल्व हो गया था होम रूल मूवमेंट के अंदर में. And Indian national government through assumed that new dimensions. One of them was the Home Rule Movement on April 28, 1916. It was a league that has set with headquarters set at Pune. और इसकी शुरुआत के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ऑल ओवर इंडिया के एक वर्ल्ड टूर पे गए थे एंड उन्होंने बाकी सबसे अपील की थी टू यूनाइट अंडर द बैनर ऑफ होम रूल लीग. एनी बेसन एन आयरिश लेडी हु वाज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडिया of plays a key role in India. तो आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि एनी बेसन कौन थी. वो एक हमारी फॉर्मल मेंबर थी हमारी लंदन स्कूल बोर्ड की एंड वो एक ब्रिटिश सोशलिस्ट भी थी. उसके साथ ही वो एक एजुकेशनलिस्ट, राइटर, ओरेटर एंड फिलोंथ्रोपिस्ट थी. और साथ ही साथ उन्हें चैंपियनशिप थी एज अ ह्यूमन फ्रीडम सब्जेक्ट के बारे में. और शी वॉज एन ardent supporter of both Irish and Indian self-rule. She was a prolific author, over 300 books and patents to her credits. And उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी in 1916 when she became president of the Home Rule Committee, Home Rule League. She was also a leading member of Indian National Congress. In the late 1920s, Annie Besant traveled to United States with his parties and adopted son, whom she claimed was the new messiah and inquest of Buddha. Annie Besant ने हमारे धर्म को अलग अलग जाके ब्रिटेन में फैलाया एंड उसके बाद हमारी शुरुआत की इसके आगे हमारे गांधी जी, डेट इज नोन एज पैदावा बापू जी. एंड वो हमारे लिए एक मुख्य भूमिका निभाई उन्होंने इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन फ्रीडम स्टिल स्ट्रगल. उनको हम लोग बापू जी को हम लोग प्यार से मोहनदास करमचंद गांधी बुलाते थे. हु वाज आल्सो बैरिस्टर, वो केम ब्रॉक, वो हमारे भारत अफ्रीका से आए थे एट द एज ऑफ 49. एंड इन्होंने बहुत ही सारे रिप्रेजेंटेशंस किए, बॉम्बे में मूवमेंट्स किए और इन्होंने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह ट्रेवल किया एंड लोगों को अपने साथ जोड़ने का न्योता दिया और उन्हें प्रोत्साहन दिया. उसके बाद वो आया हमारा रोलेट एक्ट इन 1917 that is proposed by Justice Rowlatt, which among the other things gave the court the right to try political cases without a jury. अर्थात जो हमारे प्रोटेस्ट हो रहे थे इन सब चीजों को देखते हुए रोलेट एक्ट की शुरुआत की गई जहां पे किसी भी जूरी मेंबर की नीड नहीं थी. किसी भी पॉलिटिकल केसेस में विदाउट जूरी मेंबर्स, विदाउट जज कोई भी डिसीजन ले सकता था अबाउट फ्रॉम सेंटर, अबाउट फॉर द गवर्नमेंट. गांधी जी ने इस रोलेट एक्ट को प्रपोज किया एंड इट इज सेइंग दैट इट कॉज्ड एन इशू ऑफ ट्रस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इसकी वजह से इन्होंने कई सारे चीजों को सहा. इसके बाद हमारी शुरुआत हुई जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की, जहां पे कई सारे लोगों को एक साथ जनरल डायर ने जला के मार दिया. उनको जलियांवाला बाग के पूरे एरिया में इन्होंने पूरा खून खराबा किया, जिसकी शुरुआत अप्रैल 12, 1919 को हुई थी बाय जनरल माइकल ओ डायर, हु हैड बीन टेकन ओवर द कमांड ऑफ द ट्रूप्स इन पंजाब द डे बिफोर द पब्लिक मीटिंग्स और गैदरिंग्स. यानी कि जब हमारी नेता ने इसके जलियांवाला बाग में एक इंडिपेंडेंस के लिए एक मीटिंग के ऑर्गेनाइज किया था, तो उससे जस्ट एक दिन पहले जो ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे क्रूअल हमारे कमांडर थे उनको जनरल डायर को वहां की कमांड सौंपी गई ताकि उस मीटिंग को में वो रद्द कर सके. परंतु उन्होंने उस मीटिंग को रद्द करने के बजाय उसमें ही हमेशा हर लोगों को मारने की प्रयास किया और उन्होंने उस दिन एक बहुत ही शर्मनाक काम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में. उसमें कई सारे आदमी, औरत, बच्चे असेंबल्ड हुए थे और उन्होंने वहीं पर ही उन सबको हार्म किया बाय capturing all the ways to the inside the building and inside the area of the Jallianwala Bagh tragedy. And we also celebrate 13th of April of every year and also show their assessment against the government policies. इसके बाद ही जनरल डायर को 1600 rounds of ammunition on the ground, resulting in a stampede and a bloody massacre of thousands of men, women and children. यानी कि इसके साथ ही साथ जब जनरल डायर ने वहां पे घेराबंदी की तो उन्होंने अपनी आर्मी को फुल छूट दी, फुली उनको ऑथराइज किया कि आप अपनी गन्स पावर का यूज करिए. एंड उन्होंने वहां पे लाखों परिवारों को तबाह कर दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया और कई सारे बेगुनाह लोगों की जान भी ली. द ब्रुटैलिटी ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी शॉक द कंट्री, जिसने भारत में इंडिपेंडेंस को लेकर के एक नई ही
स्वतंत्रता के लिए एक नई उमंग, एक नया जोश जगा दिया, जिसके बाद एक नया युद्ध शुरू हुआ जो कि था हमारा खिलाफत मूवमेंट। द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन September 1999 as a communal movement to protect the Turkish Khalifa and save the empire from the dismemberment of Great Britain. खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एंड डॉक्टर एम ए अंसारी, और उनके साथ ही उनके कुछ और भी दोस्त जो जिन्होंने इस चीज का नेतृत्व किया। खिलाफत कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई थी कई सारी सिटीज में इन नॉर्थन इंडिया, एंड उसके कुछ ही समय बाद अली ब्रदर्स ने खिलाफत मैनिफेस्टो जनरेट किया, जहां पे लोगों को उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना सिखाया और उसके कई सारे राइट्स और उनके बारे में बताया। द सेंट्रल खिलाफत कमेटी स्टार्टेड फंड्स टू हेल्प द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और इसके साथ ही साथ इन्होंने कई सारे सोसाइटीज के साथ मिलके जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में फंड्स यानी कि पैसे, चाहे खाना या फिर किसी भी सप्लाई से रिलेटेड जो भी हेल्प हो सके, इन्होंने उन सब चीजों को दिया। और साथ ही साथ इन्होंने सबका सहायता की ताकि सब कोई अपना योगदान दे सके अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। इसके बाद शुरुआत हुई हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि हमारा शुरुआत हुआ था 1920 में अंडर द लीडरशिप ऑफ द गांधी सर, दैट इज अवर बापू जी, and it's launched the Indian National Congress first innovative protest, that is the non-cooperation movement. It involves surrender of all titles, honorary offers and offices, and nominate posts in the local bodies. उन कई सारे लोगों ने इसका योगदान दिया, गवर्नमेंट फंक्शंस को अटेंड करने बिना अटेंड किए, दरबार को छोड़ के। पेरेंट्स वर रिक्वेस्ट टू विथड्रॉ देयर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे हर तरीके से सरकारी ऑफिसर हो या फिर कोई भी आम परिवार हो, सबने इसका विरोध कर साथ देते हुए हम ब्रिटिश शासन में जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे वहां से अपने बच्चों को निकाला। और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स गवर्नमेंट के काम करते थे, उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट मीटिंग को डिबार्ट किया और उसको पूरी तरह से अवॉइड किया। ऑल्सो द ब्रिटिश कोर्ट एंड द आर्मी वर प्रिपेयर्ड विद द सेम बाय द इंडियंस वर टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द लेजिस्लेटर। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कई सारे मूवमेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज किए जहां पे इन्होंने ये बोला कि जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और पूरी तरीके से वो रन करी जानी चाहिए बाय द टॉप लीडिंग ऑफिसर्स ऑफ दैट इज सेलेक्टेड बाय द पब्लिक। ब्रिटिश कोर्ट्स एंड आर्मी ने इस चीज का भी बहुत विद्रोह कर किया और उन्होंने इस विद्रोह को शांत करने के लिए कई सारी मुहिम भी चलाई। पर the non-cooperation movement starts with a non-cooperation, non-violence, that is ahimsa, that is the first rule of the Gandhi ji. The non-cooperation movement came to an abrupt end with the Chauri Chaura incident, which took in place in Gorakhpur in 1922. Members of Congress and Khilafat procession were picketing the local bazaar in campaign directed both against liquor sales and higher food prices. जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाहे जो भी हो, जहां पे 100 लोग आपके समर्थन बनने वाले होंगे तो वहां 10 लोग ऐसे भी होंगे जो आपका विद्रोह करे। ऐसा ही कुछ हुआ चंपारण में, जहां पे कई सारे जो मेंबर्स थे हमारे कांग्रेस पार्टी के और खिलाफत मूवमेंट में, उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी के चलते हुए शराब और कई सारे फूड प्राइसेस में एरर करते हुए वहां पे दंगे फसाद करने की शुरुआत की। एंड उन्होंने उसके लिए वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर्स और जो कई सारे गुंडे लोग, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के अनऑथराइज्ड पर्सन थे, उनका यूज करते हुए एक दंगा पूरा वहां पे उत्पन्न किया, जिसकी वजह से पुलिस ने फायरिंग opened the round of firings to the public that gathered there to protest against the British rules and government, in which the 22 policemen were killed, and also they set the police station on fire. After which the Gandhi decided to withdraw the movement, because the main idea of the movement of the non-cooperation is that the ahimsa, that is the first weapon to find the democracy and find the independence. जिसके चलते गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विथड्रॉ किया। इसके बाद बारी आई क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज स्टार्टेड इन 1942। द क्विट इंडिया मूवमेंट was started by Mahatma Gandhi on 8 August 1942, and the basic idea of the Quit India movement is to start again the non-cooperation movement with a new phase. It was launched in Bombay session of All India Congress by Mahatma Gandhi during World War II, demanding an end to British rule in India after the fail of Cripps mission to secure Indian support for the British war effort. गांधी जी ने इसके दौरान एक
से नारा निकाला जिसका अर्थ था डू और डाई in his Quit India speech delivered in Bombay on 8 August 1942 at the Gwalior Tank Maidan. The All India Congress Committee launched a mass protest demanding what Gandhiji called an orderly British withdrawal from India. इसके लिए इन्हें पूरे भारतवर्ष से, हर कम्युनिटी से, हर ऑर्गेनाइजेशन से, जितने भी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उनका पूरा समर्थन मिला। और इसके साथ ही साथ इन सब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एंटायर लीडरशिप ने घंटों की मेहनत, सालों की मेहनत और अपने वर्षों की मेहनत को एक तरीके से शुरुआत की और इन्होंने एक नए मुकाम पे लेके गए भारत के स्वतंत्रता के युद्ध को। The British had supported the Viceroy Councils of All India Muslim League, the Hindu Mahasabha, the Princely States, the Imperial Police Society, and the British Indian Army with the Indian Civil Services. कई सारे इंडियन बिजनेसमैन, उन्होंने बहुत सारे इस पे पैसा लगाया ताकि हमारे देश को आजादी मिल सके। Many students have paid more attention to Subhash Chandra Bose, who was in exile supporting the Axis power. सुभाष चंद्र बोस ने सबके सामने ना आते हुए सबसे छुप के पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग ही सेना का नेतृत्व किया। और इनके तरफ जो मेन अट्रैक्ट हुए वो थे हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सब उन्हीं की एज के थे एंड उन्होंने उनको प्रोत्साहन करने के लिए ही ये सब शुरू किया था। After which it took a great influence from the foreign also the American president Franklin D. Roosevelt pressured prime minister, who was the present prime minister of that time is Winston Churchill, to give some of the demands of the Indian nations to develop the country. इसके बाद हमारी बात आई चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1970। इस मूवमेंट को गांधी जी ने शुरू किया था एंड इसका मेन मतलब था हमारे जो फार्मर्स थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे और बिहार, उन्हें फोर्स किया था कि वो नशीले पदार्थ जो कि हमारा इंडिगो था उसका उत्पादन करे। अगर कोई भी किसान इंडिगो का उत्पादन करता था तो उसकी फसल बहुत ही जल्द नुकसान करने लगती थी एंड उसके साथ ही साथ उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था, क्योंकि उसके बाद वो किसी और फसल को उगाने के लिए जमीन तैयार नहीं हो पाती थी, उसके लिए उसमें बहुत खर्चा लगता था। और उन्होंने इसी कारणवश चंपारण मूवमेंट को शुरू किया इन बिहार, ताकि वहां पे किसानों को और ज्यादा इंडिगो की फार्मिंग ना करनी पड़े एंड उन्हें उनके हक के पैसे मिले। They also led farmers uprising. Gandhi's win in Champaran made him a hero among the mass and existing leaders. गांधी जी की इस सफल मूवमेंट के बाद उन्हें एक अलग ही पहचान मिल गई इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, और उन्होंने इसके साथ ही साथ कई सारे अलग अलग जगह जाके अलग अलग स्टेजेस में अपनी भावनाएं व्यक्त की और फ्रीडम्स के लिए और सारे लोगों को इकट्ठा किया। Now we can see some of the favorite and some of the very important persons who plays a very important role in the freedom of India. That are the freedom fighters, including Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Rani Lakshmi Bai, Bhagat Singh, and all, by the great leadership with Mangal Pandey, and also our all officers, Bal Gangadhar Tilak and all. उसके बाद शुरुआत हुई 1925 में काकोरी रॉबरी। इन काकोरी रॉबरी a band of young revolutionaries in UP looted officials large amount of cash. इसकी शुरुआत की थी जो उस टाइम पे काकोरी रॉबरी की, वो थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने इस चीज को शुरुआत करने के लिए अपने साथ कुछ युवाओं को गुट को इकट्ठा किया और इन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरी यानी कि जो ब्रिटिश शासन के राजकीय धन था उसको कब्जा करना चाहा, और उन्होंने इसको अपने हक में लिया और इससे कई सारे मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। एंड उन्होंने इसे जो पहली काकोरी रॉबरी की थी वो थी काकोरी बाउंड ट्रेन ऑन द सहारनपुर लखनऊ रेलवे स्टेशन, और इन्होंने इनके कई साथियों को अरेस्ट भी किया गया एंड ऑल्सो इन्हें वहां से छुड़ाया भी गया। इनका सपोर्ट किया था उस समय बेसिकली अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी, एंड ऑल्सो इनको इन्हीं चारों लोगों के साथ फांसी भी दी गई थी फॉर द पेनल कॉलोनी ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड। चंद्रशेखर आजाद को भारत में रखा गया था, इनटू वहां से वो भारत में रखा गया था, परंतु उसके बाद उन्होंने उस जेल से आजादी इजाद पाई, उन्होंने वहां से एस्केप किया। परंतु वो इलाहाबाद के एक पार्क में पकड़े गए जहां पर उन्होंने अपने खुद का गोली मारी ताकि वो किसी भी ब्रिटिश की गोली से ना मरे और वो एक हमेशा शहीद की मौत मरे। नाउ we will include our topic, that is civil disobedience movement, that was logged by Gandhi ji in 1930. So what is civil disobedience movement?
The civil disobedience commenced with an infamous march that is represented by Gandhi ji, that is Dandi March. Dandi March की शुरुआत की थी गांधी जी ने from Sabarmati Ashram at Ahmedabad with foods with 78 other members of the ashram for Dandi, जो कि इन्होंने की थी नमक के बढ़ते रेट और नमक पे बढ़ते टैक्सेस के लिए on 12th March of 1930। और उन्होंने दांडी में पहुंच के अपने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए डिमांड की, जिसके बाद उसका निजात पाया गया और इसके साथ ही साथ सत्याग्रह की शुरुआत हुई। और इसके following the rejection of the recommendations of the Simon Commission by the India All-Party Conference was held at Bombay in 1928 under the presidentship of Dr. M.A. Ansari. He attended the conference-appointed drafting committee with Motilal Nehru. यहाँ से हमारे जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू जी की शुरुआत हुई और इन्होंने इसके लिए कई सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में कई सारी मीटिंग्स और कई सारे इवेंट्स परफॉर्म किए गए थे, अटेंड किए गवर्नमेंट ऑफिशियल साथ मिलके, जहाँ पे हमने अहिंसा का यूज करते हुए, अहिंसा को परम धर्म मानते हुए इन्होंने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को लेके इन्होंने कई सारे इनके नेतृत्व में कई सारे मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस अटेंड कराए थे। उसके बाद हमारी 1928 में द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई, जहां पे इन्होंने कई सारे डोमिनेंट स्टैट्यूज ग्रांटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दिसंबर 1929, दैट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जहां से शुरुआत हुई, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे नियम कानून लगाए जहां पे किसी भी भारतीय के लिए वहां रहना असंभव होता जा रहा था। वहां पे सिर्फ जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वही उसमें सर्वाइव कर पा रहे थे, बाकी जो भारतीय आम लोग एवं जो अलग अलग बिलोंग करते थे उन सबको वहां पे उनके लिए कोई भी सहायता नहीं हुई। इसके बाद जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने अपना एक साथ मिलकर एक नए युद्ध का शुरुआत किया, जो कि था हमारा दस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन्होंने इसके लिए कई सारी पार्टीज से लाहौर सेशन अटेंड किया, मुंबई सेशन अटेंड किया, कलकत्ता में एक नेशनल सेशन अटेंड किया, एंड अलग अलग जगहों जाके अलग अलग जो भी पार्टीज, जो भी फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी, उन सब में उनसे सहायता मांगी एंड इन सब ने एक साथ मिलकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सफल बनाया। दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अंडमान के अहमदाबाद से गुजरात से की थी एंड उन्होंने इसकी मेन जिसके बाद हमारे गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू जी को जेल भी हुई थी इस मार्च के बाद। और इसके बाद आता है समय द फाइनल फेज ऑफ द इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस, दैट इज भगत सिंह द यूथ मैट्रिक्स फ्रॉम पंजाब वोट एवेंज लाला लाजपत राय देयर। भगत सिंह जो कि एक हमारे में बहुत ही काबिल एंड बहुत ही पॉपुलर योद्धा थे एंड उन्होंने जो कार्य किए थे वो शुरुआत हुई थी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद, जिसके बाद इन्होंने एक शपथ ली थी कि जो भी इनके लाला लाजपत राय जी के मृत्यु के लिए जाहिर होगा उसको वो बदला अवश्य लेंगे। विद द हेल्प ऑफ चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु एंड सुखदेव, उन्होंने एक पुलिस के दस्ते को मारने की सोची जिन्होंने लाला जी को मारा था। However, instead of Scott, they killed a junior officer named Mr. Sanders, thereby incurring the wrath of the British। इन्होंने सिर्फ उसको मारने सोचा था, मतलब सिर्फ उन्हें पीटना चाहा था, परंतु गुस्से के कारण इन्होंने एक वहां के जूनियर ऑफिसर को मार दिया था, जिसके बाद इन्होंने इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक अलग ही रूप देखने को मिला, क्योंकि वहां पे एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ a protest was started. The British, under the Defence of Indian Act, empowered the police to arrest people and stop persistence on the film said pretext, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन डिफेंस एक्ट का सहायता लेते हुए कई सारे लोगों को अरेस्ट किया और साथ ही साथ उन लोगों को मारना शुरू किया। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन, भगत सिंह एंड एन कैंपसन भौतेश्वर दत्त थ्रू handouts and threw a hand grenade during an ongoing session in Delhi's Central Assembly, जिसको हमारे भगत सिंह और उनके साथी भौतेश्वर दत्त ने एक ग्रेनेड फेंकते हुए सेंट्रल असेंबली में 88 अप्रैल 1929 में उसकी शुरुआत की बाय शाउटिंग द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, जिसके बाद भगत सिंह को दोषी करार करते हुए उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऑन अप्रैल 1930
Young universities arrives in Bengal, including Patel Vedensar and Kalpata Datta, led by Suresa, a.k.a. Mastreda, that is a teacher, attacked and burned down the British armory in Chittagong, that is today known as modern Bangladesh, जिन्होंने एक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे जलाबाद, where 12 Russians were killed on 23rd December 1922. Surya mastermind an unsuccessful attack on the European club in Chittagong, which displayed a near lotus sign, dogs, and units not allowed. Surya Sen was finally captured on 17 February 1933, hanged in Chittagong jail on 8 January 1934. So now we would like to conclude our topic with all the overall ideas which we have covered, that how that the from the Congress support and the government support which we have covered to self and start the independence movements. So now let's talk about the Indian Independence Act of 1947. The Indian Independence Act, जिसमें को पाने के लिए हमारे भारतवर्ष को पूरे 200 साल लग गए और इसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया, चाहे वो जिंदा रहते हो चाहे वो मरने के उपरांत हो, क्योंकि हमारे हर युद्ध राजनेता की एक भूमिका रही ताकि वो अलग अलग लोगों से सहायता मांग सके और अलग लोगों का सपोर्ट ले सके. It is an act of Parliament of the United Kingdom that partialized British India into two new dimensions of India, that is India and Pakistan. ये वो समय था जब भारत का दो हिस्सों में बंटवारा हुआ. पहला था हमारा भारतवर्ष एंड दूसरा आज के समय में जिसे हम लोग पाकिस्तान कहते हैं. The act received royal assent on 18 July 1947, and thus India-Pakistan comprising West Pakistan and East Pakistan, that is West Pakistan today known as Pakistan and East Pakistan as Bangladesh. And these both areas came into existence on 15th August 1947. The legislative representatives of the Indian National Congress and the Muslim League with the Sikh community came to an agreement with Lord Mottabane on what has been known as the 3 June Plan or the Mottabane Plan. और इसी के साथ ही साथ हमारी इसकी शुरुआत हुई थी. The 3rd June 1947 Plan was also known as the Mottabane Plan, जिसमें कि हमारे प्रिंसिपल थे of the British India, which was accepted by the British government, that is the principle of partition. Second, the successor governments would be given dominion status. Third, autonomy and sovereignty to both countries, जहाँ पे इन लोगों की वजह से भारत के अलग अलग योद्धाओं अलग अलग युद्धों में सबकी भूमिका निभाएगी. टेरिटरी जो अलग अलग टेरिटरीज बनी इसके साथ ही साथ वो थी हमारी पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, और इसमें जो मेजर निभाई गई भूमिकाएं वो थी हमारी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान. The fate of Northwestern Frontier Province was subject to the result of referendum. उसके बाद हमारे सेक्शन इसके कई सारे सेक्शन से बने. So now we would like to end our topic, that is the Indian freedom struggle, with the image that is captured by the photographer in the Jallianwala Bagh massacre count just before the General Dyer attacked the Bagh from all the four corners of the society. Thank you.